Hello, my dear students. Myself, VR Vivek, your science educator. Welcome you all on this amazing platform of PCS Kranti. I will teach you entire syllabus of science on this PCS Kranti platform. मैं आप सबको इस पीसीएस क्रांति प्लेटफॉर्म पे कंप्लीट साइंस पढ़ाने वाला हूं। आपके जितने भी अपकमिंग एग्जामिनेशन होते हैं, जैसे ही हम लेक्चर को शुरू करेंगे और उसमें देखते भी जाएंगे और सारी बातें यहाँ पे डिस्कस ना करते हुए हम लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है ना हम बहुत सारी बातें करेंगे और आप जो है ना लेक्चर में बने रहें और ये लेक्चर अमेजिंग होने वाली है। तो लेक्चर को स्टार्ट करेंगे उससे पहले मैं आप सबसे एक चीज बताना चाहूंगा। आज जो है ना मैं आप लोगों के लिए पीसीएस क्रांति प्लेटफॉर्म पे पीवाईक्यू सीरीज लेकर के आया हूं, जिसमें आपके बायोलॉजी सेक्शन के होंगे और बायोलॉजी में जैसा कि आप देख रहे हो कि सेल चैप्टर के साइटोलॉजी होते हैं ना, साइटोलॉजी चैप्टर होते हैं, उन्हीं से रिलेटेड पीवाईक्यू जितने भी अभी तक में पूछे गए हैं, लेटेस्ट अपडेट, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन करवाए जाएंगे आपको। तो इस लेक्चर में बने रहें और हम लेक्चर की शुरुआत करेंगे। और उससे पहले बायोलॉजी में एक बहुत ही महान साइंटिस्ट हुए हैं जिसे आप सबने जिसका नाम सुना ही होगा, एरिस्टोटल साहब। ठीक है, एरिस्टोटल को हम फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी भी बोलते हैं। तो एरिस्टोटल साहब ने बोला था, द रूट ऑफ एजुकेशन इज बिटर बट द फ्रूट इज स्वीट। इसका मतलब होता है क्या कि जो है ना, रूट ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का जड़ ना बहुत ही कड़वा होता है, लेकिन इस पे लगने वाले फ्रूट्स बहुत ही मीठे होते हैं। जैसे कि हम लोग भी एग्जामिनेशन की तैयारी स्टार्ट करते हैं, शुरू में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब जब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, सिलेबस ज्यादा होता है, तो वहां पे प्रॉब्लम आने लगते हैं बहुत सारे। जैसे आप उतार चढ़ाव बोलते हो, लाइफ के अप्स एंड डाउन्स बोलते हो। बहुत बार क्या होता है कि आपका ना गिव अप करने का मन करता है छोड़ दूं, किसी और चीज की तैयारी कर लूं, तो इस तरह के विचार आते हैं। लेकिन आपको ये चीज समझना होगा, अब भी जो आप मेहनत करोगे ना, वो आपको जो रिजल्ट ऑफ एजुकेशन स्वीट्स होते हैं, जैसा कि बोले थे, द रूट ऑफ एजुकेशन इज बिटर बट फ्रूट इज स्वीट। तो वो जो है ना वो आपको दिख जाएंगे। तो इतना ही बोलना चाहूंगा और आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। और हमारे सामने हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आने वाला है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आप देखोगे यहाँ पे कि न्यूक्लियस के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है। न्यूक्लियस, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को देखते हैं तो क्या आ रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा एरर है, मैं इसे ठीक करना चाहूंगा। न्यूक्लियस नाभिक होते हैं, नाभिक, टेक्निकल एरर है ये सब। तो नाभिक होते हैं, तो न्यूक्लियस नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए पाए जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम द न्यूक्लियस इन विच द सेल ऑर्गेनिल इज डीएनए फाउंड। तो हम देखेंगे यहाँ पे, हमें सबसे पहले ये जानना है कि न्यूक्लियस होते क्या हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा ना इस क्वेश्चन के माध्यम से बहुत सारे कोर कॉन्सेप्ट भी, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होंगे, उसे भी मैं क्लियर करता चलूंगा। अगर आप लोग एक दो बार सिलेबस कर चुके हो और पीवाईक्यू लगा रहे हो तो थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना होगा। जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं ना, वो भी आपके छोटे भाई हैं, तो आप उनका भी ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ पे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट भी क्लियर करूंगा और क्वेश्चन को तो बहुत डिटेल से, बहुत अच्छे से समझेंगे। और देखिए होता क्या है कि हम जो है ना शुरू में अगर मेहनत कर लेते हैं, तो जब आप, मैं अभी क्वेश्चन करवाऊंगा थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन जैसे जैसे हम कॉन्सेप्ट सीखते जाएंगे और प्रैक्टिस करते जाएंगे, तो एग्जामिनेशन में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे न्यूक्लियस को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा। न्यूक्लियस क्या होते हैं। न्यूक्लियस आपके होते हैं मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन। देखिए, न्यूक्लियस में आपके डबल मेम्ब्रेन होते हैं। न्यूक्लियस में आपके क्या होते हैं, डबल मेम्ब्रेन होते हैं, और इसे हम आउटर मेम्ब्रेन बोलते हैं। न्यूक्लियस मीन्स नाभिक, है ना, ये आउटर मेम्ब्रेन हो जाएंगे, ये आपके आउटर मेम्ब्रेन हो जाएंगे, और ये आपके इनर मेम्ब्रेन हो जाएंगे, इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये आउटर मेम्ब्रेन हो गए, ये इनर मेम्ब्रेन हो गए, और इसके अंदर क्या होते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म भरे होते हैं। इसके अंदर ना न्यूक्लियोप्लाज्म भरे होते हैं। ये सब क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म है।
न्यूक्लियोप्लाज्म। और एक चीज ध्यान रखना है, जहां पे प्लाज्म आ जाए ना, प्लाज्म मीन्स होता है लिक्विड। लिक्विड लिक्विड आप लोग समझते हो। न्यूक्लियो आउटर मेम्ब्रेन को बोलेंगे हम बाह्य झिल्ली। बाह्य झिल्ली, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन हो जाएगा आपका अंतर झिल्ली, आंतरिक झिल्ली। इसे हम क्या बोलेंगे, आंतरिक झिल्ली या अंतर झिल्ली। झिल्ली, इसे हम क्या बोलेंगे, अंतर झिल्ली बोलेंगे, ठीक है। न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस के अंदर क्या होंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म होंगे। और न्यूक्लियो जहां पे प्लाज्म लग जाए ना, जैसे साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, तो ये सब ना लिक्विड ही होते हैं। प्रोटोप्लाज्म, तो ये सब लिक्विड होते हैं। और क्या होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, डीएनए प्रेजेंट होते हैं। और आप देखोगे यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको बता रखा है, न्यूक्लियस में जो है ना डीएनए होते हैं। क्या होते हैं, न्यूक्लियस में डीएनए होते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियस में तो डीएनए होते हैं, ये तो क्वेश्चन खुद ही कह रहा है, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि किसमें डीएनए नहीं होते हैं, किसमें डीएनए नहीं होते हैं, ठीक है। तो सेंट्रियोल की बात करें तो सेंट्रियोल में डीएनए एब्सेंट होता है। थोड़ा सा हम ये भी देखेंगे, सेंट्रियोल में डीएनए एब्सेंट होते हैं, एब्सेंट होते हैं, ठीक है। सेंट्रियोल होता क्या है, सेंट्रियोल जो होते हैं ना, सेंट्रियोल आपके सिलेंडर लाइक, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं जो पाए जाते हैं नियर द न्यूक्लियस, है ना। सेंट्रियोल क्या होते हैं, सेंट्रियोल आपके होते हैं, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं ये आप समझ गए होंगे, तो मैं इसे मिटा देता हूं फिर। इतना तो हम समझ गए। और जाना एक और चीज, न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस को हम बोलते हैं ब्रेन ऑफ द सेल। न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल, ब्रेन ऑफ द सेल। हिंदी में बोलेंगे तो कोशिका की मस्तिष्क बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं, कोशिका की मस्तिष्क बोलते हैं। और इसे डिस्कवर करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन, ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसे डिस्कवर किया था। तो हिंदी में बोलेंगे तो न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं, कोशिका की मस्तिष्क बोलते हैं, कोशिका की मस्तिष्क बोलते हैं। और आप लिख सकते हो, आप लिख लेना, और मैं भी लिखवाऊंगा ही, चलो लिख ही लो। इसे हम क्या बोलेंगे, कोशिका का दिमाग। दिमाग बोलो या मस्तिष्क बोलो, एक ही बात है ना। कोशिका की मस्तिष्क बोलते हैं, ठीक है। तो ये समझ गए हम, ये समझ गए। फिर यहाँ पे डीएनए एब्सेंट होता है, ठीक है। और सेंट्रियोल होते क्या हैं, सेंट्रियोल क्या होते, सेंट्रियोल होते सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, सिलेंड्रिकल सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं, विच इज प्रेजेंट, विच इज प्रेजेंट प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस, ठीक है। ये न्यूक्लियस के पास में, बिल्कुल पास में प्रेजेंट होते हैं। इसे हम हिंदी में लिखें तो बेलनाकार संरचना, बेलनाकार संरचना, रचना जो जो नाभिक, नाभिक के
पास प्रेजेंट होते हैं, नाभिक के पास उपस्थित होते हैं, नाभिक के पास उपस्थित होते हैं। ठीक है। और ये क्या करते हैं, सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। सेंट्रियोल क्या करते हैं, सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। तो इसके फंक्शन क्या हो जाएंगे, इट हेल्प, ये क्या करते हैं, सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। हेल्प इन सेल डिवीजन, ये सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन को हिंदी में बोलते हैं हम कोशिका विभाजन। ये क्लास ना आपको बायलिंगुअल होने वाला है। ठीक है, बायलिंगुअल मीन्स हिंदी और इंग्लिश, कंप्लीट हिंदी और इंग्लिश, जितना इंग्लिश को वेटेज दिया जाएगा उतना ही हिंदी को भी वेटेज दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि आप इंग्लिश मीडियम से हो तो दिक्कत हो जाएंगे, हिंदी से हो तो दिक्कत, किसी को दिक्कत नहीं होने वाले हैं। आप सबके प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए ये एक बेहतरीन क्लासेस होने वाली है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इस क्लास में बने रहें और क्लास को एंजॉय करें, समझने की कोशिश करें। कोशिका विभाजन में मदद करते हैं, ये कोशिका विभाजन में मदद करते हैं। और कोशिका विभाजन के दौरान क्या बनाते हैं, स्पिंडल फाइबर बनाते हैं। स्पिंडल फाइबर क्या होता है, ये तो क्वेश्चन ना क्लास थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो इसीलिए मैं सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, अभी आप ये सब कर लो, फिर हमारे ना रेगुलर सिलेबस पे आधारित सीरीज आने वाले हैं, तो उसके लिए भी आप तैयार रहना। और आप ये कर लो, ठीक है, उसके बाद जो है ना हम लाएंगे और उसमें इन डिटेल समझेंगे अच्छे से, बहुत बेहतरीन तरीका से। तो ये क्या करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर, ये क्या करते हैं, स्पिंडल फाइबर का भी निर्माण करते हैं सेल डिवीजन के दौरान, सेंट्रियोल। और क्या होता है इसमें, डीएनए एब्सेंट होते हैं, तो हमारा ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होंगे। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट ऑप्शन की ओर बढ़ेंगे, और ये हमारा नहीं होगा। और इसमें क्या होता है, डीएनए एब्सेंट होते हैं, डीएनए क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, डीएनए आपके एब्सेंट होंगे। ठीक है, उसके बाद गोल्जी एपरेटस। अच्छा, गोल्जी एपरेटस क्या होते हैं, किस किस को पता है गोल्जी एपरेटस? अगर आपको गोल्जी एपरेटस पता है तो आप जो है ना इस वीडियो को थोड़ा सा रोके और थोड़ा ना कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो कि गोल्जी एपरेटस क्या होते हैं, इसके फंक्शन क्या होते हैं। ठीक है, गोल्जी एपरेटस, गोल्जी एपरेटस में भी डीएनए एब्सेंट होते हैं, ये ध्यान रखना। गोल्जी एपरेटस में भी डीएनए एब्सेंट होते हैं। ठीक है, और गोल्जी एपरेटस का फंक्शन क्या होता है, गोल्जी एपरेटस का फंक्शन होता है, ये पैकिंग करते हैं, ये पैकिंग का काम करेंगे। और क्या करेंगे, मॉडिफिकेशन करते हैं, मॉडिफिकेशन। और क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन किसकी करेंगे, किसका मॉडिफिकेशन करेंगे, किसे पैकिंग करेंगे, किसका ट्रांसपोर्टेशन करेंगे। तो पहले हम पैकिंग, पैकिंग तो समझते ही हो ना, कोई सिंपल सा कोई सामान है और आप जाते हो रैपिंग कराते हो, पैकिंग कराते हो। आप कोई भी सामान लेते हो तो वो पैक ही मिलता है आपके, जो भी आप ग्रोसरीज आइटम, जो भी चीज आप खरीदने जाते हो तो वो क्या आपको पैकिंग मिलते हैं, पैक किए हुए मिलते हैं, है ना। तो वो पैक किए हुए मिलते हैं, तो क्या हो जाएगा, पैकिंग। पैकिंग समझ के, मॉडिफिकेशन क्या होता है, मॉडिफिकेशन उसमें चेंज ला देना। जैसे हम लोग बाइक की मॉडिफिकेशन करवाते हैं ना, बाइक की हम मॉडिफिकेशन करवाते हैं,
बाइक की आप मॉडिफिकेशन करवाते हो, ठीक है। फिर क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होते हैं। बाइक थोड़ा बहुत चेंज ला देना, है ना। जो हमारे बेस स्ट्रक्चर होंगे, मूल ढांचा होंगी, ठीक है, उसी में थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा चीजें ऐड कर देना, उसे ये मॉडिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। तो मॉडिफिकेशन करवा देते हैं। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है एक जगह से चीजों को, सामान को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना, ठीक है। तो इसमें भी डीएनए एब्सेंट होगा, ठीक। तो ये भी नहीं होंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है, नेक्स्ट हमारा है लाइसोसोम। लाइसोसोम, लाइसोसोम क्या होते हैं, लाइसोसोम के बारे में सबको पता है। लाइसोसोम, अच्छा सबसे पहले हम ये बता देते हैं, लाइसोसोम में डीएनए एब्सेंट होते हैं, इसमें भी डीएनए एब्सेंट होते हैं। तो हमारा ये भी नहीं होगा। और थोड़ा सा ना लाइसोसोम के बारे में जानते हैं, लाइसोसोम का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें क्या होते हैं, है ना। और लाइसोसोम को क्या बोलते हैं। तो लाइसोसोम का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, ठीक है, ये ऐसे होता है। लाइसोसोम इस तरह के होते हैं। और लाइसोसोम के अंदर क्या फील्ड रहता है, लाइसोसोम के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम फील्ड रहते हैं। क्या भरे रहते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम, पाचक एंजाइम, है ना। डाइजेस्टिव एंजाइम भरे रहते हैं। और ये क्या करते हैं, इसे हम बोलते हैं सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। क्या बोलते हैं, सुसाइडल, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल बोलते हैं इसे, ठीक है। सुसाइडल बैग ऑफ द सेल बोले तो आत्महत्या की थैली, है ना, आत्महत्या की थैली कहते हैं, ठीक है। तो सुसाइडल बैग ऑफ द सेल इसे बोलते हैं। और इसमें डीएनए एब्सेंट होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। अच्छा, आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि लाइसोसोम में क्या चीज भरे होते हैं, विच इज फाउंड इन लाइसोसोम। लाइसोसोम में डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है, ये हो गया। तो इसमें डीएनए एब्सेंट होंगे। अब अब आप एलिमिनेशन मेथड भी देखोगे तो हमारे पास ना ये तीन तो कट चुके हैं। हमारे फाइनल आंसर क्या हो जाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होते हैं, डीएनए प्रेजेंट होते हैं, डीएनए प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं, ये थोड़ा ना इस पे हम ज्यादा टाइम नहीं दे सकते। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं, हम इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन है तो मैं वहां पे एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है। चलो थोड़ा सा और बता ही दूं, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। हिंदी में बोलेंगे तो, हिंदी में बोलेंगे तो कोशिका की शक्ति गिरी, कोशिका की शक्ति गिरी बोलते हैं, है ना। और क्या होता है यहाँ पे, और क्या होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, थोड़ा सा ही रह रहा तो मैं सोच रहा हूँ बता ही दूं। और क्या होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, और यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ एटीपी होता है, एटीपी फॉर्मेशन होता है, एटीपी फॉर्मेशन होता है। अभी क्लास ले रहे हैं, बाद में बात करना।
एटीपी फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? एटीपी फॉर्मेशन होता है। एटीपी क्या होता है? एनर्जी होता है जो सेल के अंदर स्टोर रहते हैं एनर्जी के फॉर्म में। एटीपी सेल के अंदर एनर्जी के फॉर्म में स्टोर रहते हैं, है ना? तो एटीपी फॉर्मेशन होता है, यानी कि एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी का निर्माण कहाँ पे होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। और एटीपी का निर्माण होता है इसीलिए हम पावर हाउस बोलते हैं। एनर्जी इसमें ना, ये बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक होता है, ठीक है। इसमें बहुत ही ज्यादा एनर्जी होता है, ठीक है। जहां पे ज्यादा एटीपी बनेगा वहां पे ज्यादा एनर्जी होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ना बहुत ज्यादा एटीपी बनते हैं, तो इसीलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, ठीक है। तो हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सौर ऊर्जा। यहाँ पे हम एटीपी को भी समझेंगे और हम माइटोकॉन्ड्रिया को भी शायद, हाँ माइटोकॉन्ड्रिया को यहाँ भी और अच्छे समझेंगे, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पे आप देखोगे, सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू एटीपी, ठीक है। तो हम यहाँ पे ना क्वेश्चन को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। क्वेश्चन को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं, है ना? आप यहां देखोगे सोलर एनर्जी कहां से आता है? सौर ऊर्जा कहां से आते हैं बताओ? सनलाइट से आते हैं। इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना, है ना? सौर ऊर्जा कहां से आते हैं? सनलाइट। सनलाइट से, सूर्य के प्रकाश से सौर ऊर्जा बनते हैं। और एटीपी क्या होता है? एटीपी होता है केमिकल एनर्जी। क्या होते हैं? केमिकल एनर्जी। अब अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ना इजी हुआ है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट था, थोड़ा सा घुमा हुआ था, है ना? तो देखो, सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती, अब इसे सौर ऊर्जा नहीं बोले, सौर ऊर्जा केमिकल एनर्जी में कहां पे बदलती है ना? क्वेश्चन ये हो गया। एटीपी में बनते हैं, एटीपी बनते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है। तो सौर ऊर्जा केमिकल एनर्जी में कहां पे कन्वर्ट होते हैं? तो आप ऐसा प्रोसेस किस में होता है? प्लांट में होते हैं। किस में होते हैं? ग्रीन प्लांट्स में होते हैं, ठीक है। ग्रीन प्लांट्स, फोटोसिंथेसिस याद करो आप। फोटो सिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण, है ना? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? सनलाइट के प्रेजेंस में ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं? अपना फूड खुद से बनाते हैं, ठीक है। अब वहां पे क्या होता है? हमें सनलाइट मिलते हैं, सनलाइट मिलते हैं और सनलाइट कन्वर्ट हो जाता है एटीपी में। एटीपी यानी कि केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये फोटोसिंथेसिस में हो रहा है। और फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? लीव्स में होते हैं। फोटोसिंथेसिस प्लांट में कहाँ पे होता है? फोटोसिंथेसिस प्लांट में लीव्स में होते हैं। लीफ, लीफ में होते हैं। लीफ के किस पार्ट में होते हैं? लीफ के अंदर जेंथोफिल सेल होते हैं, ठीक है। उसमें थोड़ा सा और इन डेप्थ जाएंगे तो क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है। वहीं पे ये सारा प्रोसेस होता है। तो लीफ के अंदर क्या होते हैं? क्लोरोप्लास्ट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट होते हैं। लीफ को पत्तियां बोलते हैं और क्लोरोप्लास्ट आप समझते हो, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट में क्या होते हैं? सनलाइट केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन को पढ़ने वाले। अब आंसर आपको, मुझे लग रहा है क्या कि आंसर आपके सामने आ ही गया होगा। मैं क्वेश्चन को इतने अच्छे से डिकोड कर दिया हूं, इतने अच्छे से समझा दिया हूं, आंसर आप देखते ही समझ जाओगे, ठीक है। आप देखो, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होंगे, राइबोसोम नहीं होंगे,
पेरोक्सिसोम ये भी नहीं होंगे। उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक ये तो बिल्कुल ही नहीं होंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट हो जाएंगे, है ना। हमारा क्या हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट हो जाएंगे। हम बाकी और भी इस ऑप्शन को ना और अच्छे से समझ सकते थे। जैसे ये राइबोसोम क्या होते हैं, राइबोसोम क्या होते हैं, पेरोक्सिसोम क्या होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया तो हम लोग जान ही चुके हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग जान ही चुके हैं। तो आपको करना क्या है, अगर क्वेश्चन का इतना ही डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो ठीक है। अगर आप चाहते हो कि इसमें जितने भी ऑप्शन है ना सबके एक्सप्लेनेशन चाहिए, राइबोसोम क्या होते हैं, पेरोक्सिसोम क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं, इस तरह के अगर ऑप्शन के भी एक्सप्लेनेशन चाहते हो ना आप, तो इस वीडियो में कमेंट जरूर करना। इस क्वेश्चन को भी एक्सप्लेन करेंगे बिल्कुल कोई फर्स्ट वाले क्वेश्चन के जैसे। फर्स्ट वाले क्वेश्चन के सारे ऑप्शन को हमने एक्सप्लेन किया था। तो अगर आपको भी इसी तरह के वीडियो चाहिए, इसी तरह के लेक्चर चाहिए, तो आप बताना कमेंट बॉक्स में, तो मैं जरूर एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, और हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सबसे प्यारा और सबसे इजी क्वेश्चन, है ना, इसे हम इजी ही बोलेंगे। ये ना, साधारण मानव में गुणसूत्र कितने होते हैं, हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन नॉर्मल ह्यूमन बींग्स, है ना। हाउ मेनी क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन नॉर्मल ह्यूमन बींग्स। अब आप ही बताओ कि नॉर्मल ह्यूमन बींग्स में क्रोमोसोम कितने होते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम। यहाँ पे पेयर नहीं पूछा जा रहा है, कितने जोड़े क्रोमोसोम पाए जाते वो नहीं पूछा जा रहा, टोटल क्रोमोसोम पूछा जा रहा है। थोड़ा सा मैं ये बताना चाहूंगा, पेयर, अगर पेयर की बात करें, पेयर में कितने होते हैं, टोटल 23 पेयर, है ना, 23 पेयर क्रोमोसोम होते हैं। क्रोमोसोम, क्रोमोसोम 23 पेयर, 23 पेयर, ठीक है। पेयर में पूछेगा, पेयर मीन्स जोड़ा, है ना, जोड़ा। जैसे आप चप्पल खरीदने जाते हो, स्लीपर जूता जो भी खरीदते हो, वो एक पेयर, आप जाके बोलोगे ना एक जूता दे दो, वो नहीं देंगे। आपको बोलना क्या होता है, एक पेयर जूता, एक जोड़ी जूता दे दीजिए, एक जोड़ी चप्पल दे दीजिए, ऐसा बोलना होता, तब वो दो चप्पल देते हैं। तो पेयर में ना दो आते हैं। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम 23 पेयर पाए जाते हैं। और टोटल क्रोमोसोम, टोटल नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं। ये 46 पेयर नहीं है ना, 46 गुणसूत्र। क्रोमोसोम 46, जल्दी जल्दी आप जो है ना क्वेश्चन को टिक करें और आगे बढ़े। आपका क्या हो जाएगा, ये नहीं होंगे, ये भी नहीं होंगे, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ये भी नहीं होंगे, ये भी नहीं होंगे। आप बताओ फिर कौन से होंगे, सारे तो सर ने काट दिया। ठीक है, आप देखोगे ना, मैं वहां पे जो बताया हूं वही होंगे। मैं थोड़ा सा इसे मिटा दूं, ठीक है, ये वाले हो जाएंगे। ठीक है, 46, 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं इन ह्यूमन बींग्स। फिर हम नेक्स्ट मूव करते हैं। आपको अगर इस वीडियो में जो भी पीवाईक्यूज करवाए जा रहे हैं इसके पीडीएफ नोट्स चाहिए, उसके लिए हम क्लास के एंड में टेलीग्राम लिंक भी बताएंगे। तो आप टेलीग्राम चैनल को फॉलो करें और वहां पे आपको इसकी इस क्लास के ना पीडीएफ अवेलेबल हो जाएंगे, उपलब्ध हो जाएंगे, मिल जाएंगे आपको। ठीक है, और इस क्वेश्चन को देखोगे तो ये पूछा गया है यूपी पीसीएस, ठीक है, 92
1992 और 1991 के एग्जामिनेशन में। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हमारे सामने अगला क्वेश्चन आ चुका है, तो देखना हमें। जीवों में अत्यधिक विविधता का क्या कारण होता है? जीवों में अत्यधिक विविधता के क्या कारण होते हैं? आप देखोगे, व्हाट इज द काउज ऑफ एक्सट्रीम डाइवर्सिटी इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो जीवों में अत्यधिक विविधता क्यों होती है, डाइवर्सिटी क्यों होती है, एक्सट्रीम एक्सट्रीम डाइवर्सिटी क्यों होते हैं? ठीक है, विविधता आप समझते हो ना, चेंजेस। ठीक है, चेंजेस, वेरिएशन। ठीक है, तो वो क्यों होते हैं आपको ये बताना है। एडेप्टेशन, एडेप्टेशन क्या होता है? एडेप्टेशन में ना कोई एनिमल्स, कोई ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, खुद की सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन के लिए ना अपने एक अच्छे जगह पे चले जाते हैं। ठीक है, वहां पे इसलिए चले जाते हैं कि वो खुद का रिप्रोडक्शन अच्छे से कर पाए और खुद को सरवाइव करा ले जाए। सरवाइव मीन्स क्या होता है? सरवाइव समझते ही हो, सरवाइव होते हैं कि वो ना एक लंबे समय तक, एक सीमित अवधि तक जीवित रह सके। ठीक है, उसे हम बोलते सर्वाइवल। तो एडेप्टेशन तो होगा नहीं, एक्सट्रीम डाइवर्सिटी ये भी नहीं होंगे, एसोसिएशन ये भी नहीं होगा, म्यूटेशन, म्यूटेशन हो जाएंगे। म्यूटेशन क्या होता है मैं आपको बता रहा हूं, ये पॉलीप्लॉइडी, बहुगुणसूत्रता ये भी नहीं होंगे। म्यूटेशन क्या होता है? म्यूटेशन होते हैं सडन सडन चेंज, अचानक बदलाव हो जाते हैं, सडन चेंज इन जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल क्या होता है ये आप कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल क्या होते हैं इसे आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल क्या बोलते हैं, किसे बोलते हैं हम? अचानक क्या होते हैं? सडन चेंज मीन्स अचानक चेंज आ जाते हैं। ठीक है, तो आपके ये हो जाएंगे। अरे, सडन चेंज इन जेनेटिक मटेरियल, और जेनेटिक मटेरियल किसे बोलते हैं, जेनेटिक मटेरियल क्या होते हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं और हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें गुणसूत्र नहीं होते हैं? ठीक है, इस क्वेश्चन को समझना, निम्न में से किसमें गुणसूत्र नहीं होते हैं? लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव सेक्स क्रोमोसोम? सेक्स क्रोमोसोम किसमें नहीं होते हैं? आपको ये ध्यान रखना होगा, सेक्स क्रोमोसोम वैसे क्रोमोसोम होते हैं, वैसे गुणसूत्र होते हैं जो डिसाइड करते हैं मेल होगा या फीमेल होगा। ठीक है, लिंग परीक्षण जानते हो ना आप लोग, वैसे ये सब नहीं करना चाहिए, ये एक कानूनन अपराध होते हैं, लिंग परीक्षण नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव सेक्स क्रोमोसोम? सेक्स क्रोमोसोम ऐसे क्रोमोसोम होते हैं जो डिसाइड करता है मेल ये होगा या फीमेल होगा, आने वाले जो जनरेशन है ना वो मेल होंगे या फीमेल होंगे। ठीक है, तो ये ना आप देखो कि सेक्स क्रोमोसोम इसमें पाया जाता है, इसमें पूछा जा रहा नहीं होते हैं। ठीक है, इसमें तो पाया जाता है, ये तो नहीं होगा। चीता में भी पाए जाते हैं। ठीक है, बटरफ्लाई इसमें भी पाए जाते हैं सेक्स क्रोमोसोम। वैसे आपको मैं बता देता हूं, सेक्स क्रोमोसोम ये होता है। ठीक है, अगर एक्स एक्स होगा और एक्स वाई होगा। ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम इसे ही बोलते हैं हम। ठीक है, अब देखो, ये आपके दो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, इसी से डिसाइड होता है कि मेल होंगे या फीमेल होंगे। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि अगर एक्स एक्स सेक्स क्रोमोसोम होंगे तो आने वाले जनरेशन मेल होंगे या फीमेल होंगे। ठीक है, और एक्स वाई होंगे तो मेल होंगे या फीमेल होंगे। दो क्वेश्चन दिया हूं, जेनेटिक मटेरियल क्या होते हैं उसे कमेंट बॉक्स में लिखना है। और ये ना एक्स एक्स सेक्स क्रोमोसोम अगर जिसमें पाए जाएंगे वो मेल होंगे या फीमेल होंगे, ये भी बताना। अगर एक्स एक्स में क्या होगा, मेल या फीमेल, और एक्स वाई में क्या होगा, मेल या फीमेल, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना, कमेंट करना और बताना। और मैं आप सबको इतना तो
भरोसा ही दिलाता हूँ कि साइंस बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ। ठीक है, एकदम बेहतरीन तरीके से। आप बस भरोसा करें और इस पीसीएस क्रांति प्लेटफॉर्म पे भरोसा करें। ठीक है, हो सकता है चेहरा नया हो, लेकिन यहाँ पे आपको बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और अच्छे अच्छे टीचर मिलेंगे। ठीक है, तो लिजार्ड छिपकली, इसमें नहीं पाए जाते हैं सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, फिर इसमें सेक्स क्रोमोसोम नहीं पाए जाते, इसमें कैसे पता चलता है आने वाला जनरेशन मेल होगा या फीमेल होगा, तो ये जानना है हमें। ठीक है, इसमें कैसे पता चलेगा हमें आने वाला जनरेशन मेल है या अगली पीढ़ी क्या होने वाली है, मेल होगी या फीमेल होगी, आपको ये देखना है। इन्वायरमेंटल फैक्टर पे डिपेंड करते हैं, ये क्या करते हैं, इन्वायरमेंटल, आसपास के इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं ना, उसके टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा, मोर टेम्परेचर, तो आने वाला जनरेशन फीमेल हो जाएगा, फीमेल हो जाएगा। अधिक तापमान, हिंदी में बोलेंगे तो अधिक तापमान, अधिक तापमान होगा तो क्या हो जाएगा, फीमेल होगा। ठीक है, और टेम्परेचर अगर लो होंगे, टेम्परेचर अगर लो होंगे, तो आने वाला जनरेशन क्या हो जाएगा, मेल हो जाएंगे। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप देखो ये क्वेश्चन भी आपका ना यूपी पीसीएस मेंस में पूछा गया, यूपी पीसीएस मेंस 2004 में पूछे गए ये क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, हो सकता है अगली बार क्वेश्चन इस तरह से आ जाए कि लिजार्ड में टेम्परेचर ज्यादा होने पे मेल होंगे या फीमेल होंगे। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, आप इसे ध्यान से देख लें। और ठीक है, तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। इसके सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पे आपको देखना है कि क्वेश्चन क्या है हमारे सामने एक और क्वेश्चन, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है। हाउ इज अ प्लांट सेल डिफरेंट फ्रॉम एन एनिमल सेल। प्लांट सेल एनिमल सेल से डिफरेंट कैसे होते हैं। मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं, पानी। आप लोग भी क्लास के दौरान ना पानी रखा करें। एक मिनट, वो आप जानते हो ना क्या क्या देखना पड़ता है। वो आप मीम देखते हो ना, क्या क्या देखना पड़ता है। अच्छा है मैं अंधा हूँ, है ना, तो मेरे साथ कुछ उल्टा हो रहा है। क्या क्या करना पड़ता है, अच्छा है मैं क्या हूँ, आप लोग बताना कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैं माइक, हाँ ठीक, हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है। हाउ इज द प्लांट सेल डिफरेंट फ्रॉम एनिमल सेल। प्लांट सेल एनिमल सेल से कैसे डिफरेंट होते हैं। अब आपको मैं ये बता देता हूं कि प्लांट सेल में क्या क्या होते हैं और एनिमल सेल में क्या क्या होते हैं। तो दोनों को अगर देख लेंगे तो पता चल जाएगा कैसे ये डिफरेंट है ना। एक तरफ हम लिखेंगे प्लांट सेल, प्लांट सेल, दूसरी तरफ हम लिखेंगे एनिमल सेल, एनिमल सेल। मैं डायग्राम ही बना देता हूँ, प्लांट सेल के डायग्राम बना देता हूँ और एनिमल सेल का डायग्राम बना देता हूँ। ठीक है, तो प्लांट सेल के डायग्राम इस तरह से होते हैं, बाहर ना सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं। सेल वॉल को हिंदी में क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति, क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति।
ठीक है। और दूसरी तरफ फिर इसके अंदर क्या होते हैं, फिर इसके अंदर आपके हो जाएंगे, इसके अंदर आपके हो जाएंगे, इसके अंदर आपके हो जाएंगे सेल मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली कहते हैं इसे, क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं। अब एनिमल सेल को बस यहीं पे आपको डिफरेंस पता चल जाएंगे, है ना? यहीं पे आपको डिफरेंस पता चल जाएंगे। इसमें न्यूक्लियस भी होंगे, ठीक है, न्यूक्लियस भी होंगे। और देखो एनिमल सेल में क्या होंगे, सीधा आपके ये सेल मेम्ब्रेन हो जाएंगे, इसके अंदर साइटोप्लाज्म हो जाएंगे, यहाँ पे आपका न्यूक्लियस हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएंगे, गोल्जी एपरेटस हो जाएंगे, सब कुछ होंगे। लेकिन जो है ना इसमें आपको सेल वॉल नहीं दिखेंगे। इसमें क्या होगा, इसमें भी न्यूक्लियस होंगे, साइटोप्लाज्म हो जाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया भी होंगे, ठीक है, लाइसोसोम होंगे, वैक्यूल होंगे, सब कुछ होंगे। लेकिन क्या नहीं होगा, सेल वॉल नहीं होगा। तो आपको ये देखना है सेल वॉल, ये रहा सेल वॉल, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया होंगे तो ये नहीं होगा। मैं अभी प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, प्लाज्मिस मैं बताया हूं, प्लाज्मिस क्या होता है, लिक्विड होते हैं। क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं, द्रव्य, द्रव्य, ठीक है। लिक्विड, लिक्विड जैसे पानी वगैरह होते हैं ना, जिसे हम नीचे रखने पे वो फैलता चले जाता है, ठीक है। जहां पे प्लाज्म दिख जाए वो ना लिक्विड की बात कर रहा है, ठीक है। न्यूक्लियस तो होते ही हैं, न्यूक्लियस भी होते हैं, प्रोटोप्लाज्म भी होते हैं, साइटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म ही हो ही जाएंगे, है ना। न्यूक्लियस भी होंगे तो ये नहीं होगा। आपका फाइनल आंसर हो जाएगा सेल वॉल, ठीक है। लेक्चर कैसा लग रहा है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और जो भी आपके डाउट्स है ना, डाउट्स आप जरूर लिखें। और इसके ना इसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट लाए जा सकते हैं, आपको कौन कौन सी परेशानी आ रही है वो सब आप बताना। उस प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए अगले लेक्चर आएंगे और इससे भी बेहतरीन आएंगे। और आप जो है ना जैसे जैसे जुड़ते चले जाओगे, एक से एक बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर्स आएंगे, ठीक है। तो फिर आपके ये होंगे। अब इसे भी देखो कि ये भी यूपी पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है और 1991 में पूछे गए, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं और हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? जंतु कोशिका में निम्न में से क्या एब्सेंट होते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन एनिमल सेल, ठीक है। अब एनिमल सेल में क्या नहीं होते हैं, अभी हम पीछे वाले क्वेश्चन पे क्या देखे थे, प्लांट सेल, एनिमल सेल, उसी क्वेश्चन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। और ये भी एमपीपीसीएस, ठीक है, एमपीपीसीएस 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसे हम देखेंगे। अब वहां पे क्या देखे थे, दोनों में क्या था, सेल वॉल थे, दोनों में सेल वॉल नहीं थे, ठीक है। तो ये सेल वॉल, ठीक है, कोशिका भित्ति, ठीक है। तो कोशिका भित्ति नहीं होते हैं जंतु कोशिका में, एनिमल सेल में नहीं होते हैं। तो आपका आंसर तो यही हो जाएगा। न्यूक्लियस दोनों में होते हैं, प्लांट सेल एनिमल सेल में दोनों में होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होते हैं, तो ये भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, तो ये भी नहीं हो पाएंगे। और आपके आंसर क्या हो जाएंगे, सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति। अब सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति का मतलब क्या है, इसे जानना है। सेल्यूलोज होते हैं, सेल वॉल ना सेल्यूलोज के ही बने होते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया है सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति, सेल्यूलेज सेल वॉल, ठीक है। अब हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है हमारा, जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है, ठीक है। बायोलॉजिकल सेल, है ना, किसे हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस बोलते हैं। जैव कोशिका को, जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? विच पार्ट ऑफ द बायोलॉजिकल सेल इज कॉल्ड पावर हाउस? तो सेल वॉल को तो नहीं कहते हैं, हम पिछले वाले क्वेश्चन में कर ही चुके हैं, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस होते हैं ब्रेन ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल नहीं होते हैं, तो ये भी नहीं होगा। आपका हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। जब माइटोकॉन्ड्रिया हो गया तो ये भी रिप्लेस ही हो जाएंगे, ये भी नहीं होंगे, ठीक है।
आपको लेक्चर कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें। और अगर लेक्चर आपको अच्छा लग रहा है तो अपने फ्रेंड से भी शेयर करें, ठीक है। और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। अच्छे अच्छे कमेंट्स कुछ नहीं, आपके जो है ना मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। आप जो अपना फीडबैक देते हो ना, हम कैसे होते हैं, हम क्या करते हैं, हम जो है ना सही चीजों के लिए खड़ा नहीं हो पाते हैं। जो अच्छे टीचर है ना, जो अच्छे टीचर हैं उन्हें आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत होती है, ठीक है। तो अगर आप अच्छे अच्छे कमेंट करोगे तो मैं मोटिवेट होकर के और भी बेहतरीन लेक्चर ला पाऊंगा आपके लिए, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ लेक्चर अच्छे लग रहे होंगे, और जो भी थोड़ा बहुत कमियां होंगी तो वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। तो ये हो गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, और हमारे ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज की बनी होती है ना। ये पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज की बनी होती है, तो मैं आपको बता दूं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। लिपिड एंड प्रोटीन। प्रोटीन ब्रैकेट में लिखेंगे, लिपिड, लिपिड और प्रोटीन। लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। तो आप बताओ, ये बोल रहा है प्रोटीन नहीं होगा, सिर्फ प्रोटीन तो नहीं होंगे, लिपिड और प्रोटीन होंगे, ये भी नहीं होगा। ये बोल रहा है कार्बोहाइड्रेट्स। जाओ भाई, ठीक है। ये क्या बोल रहे, ये ऑप्शन देखो, ए एंड बी बोथ, दोनों। तो प्रोटीन और लिपिड ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसमें कुछ जानना नहीं था। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम देखे थे, है ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लांट सेल एनिमल सेल दोनों में पाए जाते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन बोथ, दोनों में पाए जाते हैं। प्लांट सेल, प्लांट सेल और एनिमल सेल, दोनों में पाए जाते हैं, ठीक है। हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारे सामने हमारा प्यारा सा एक और बेहतरीन क्वेश्चन, ठीक है, आ गया है आपके सामने। प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन संश्लेषण, निम्न प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांग में से किन की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण, सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है। इन प्रोटीन सिंथेसिस विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनिल्स प्ले द मोस्ट इंपोर्टेंट रोल, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि प्रोटीन सिंथेसिस किसमें होते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन सिंथेसिस तो राइबोसोम में होते हैं। आप देखो राइबोसोम कहाँ पे है, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ पे होते हैं, राइबोसोम में होते हैं। लाइसोसोम नहीं होगा, लाइसोसोम को क्या बोले थे, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल बोले थे। इसमें क्या होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होते हैं इसमें, ठीक है। और सेंट्रोसोम नहीं होंगे, ठीक है। ये ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होते हैं, है ना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होते हैं, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। ये ना आपके एनिमल सेल हो गए, साइटोप्लाज्म हो गए ये आपके। अब आप इसे देखोगे, देखोगे यहाँ पे ये आपके ना न्यूक्लियस हैं, ठीक है। ये डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड होते हैं। अब यहां से आपके ना ईआर राइज होते हैं, ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसे हम क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। अब इसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, इसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे अगर राइबोसोम अटैच हो गए तो क्या बोलेंगे इसे, आप कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। इसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे अगर राइबोसोम अटैच हो गए तो क्या बोलेंगे। मैं दूसरा बता देता हूं, जिसमें राइबोसोम नहीं होते उसे हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। अब आपको दूसरा वाला बताना है कि इसे हम क्या बोलते हैं, जिसमें राइबोसोम अटैच हो जाते हैं।
ठीक है, ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में आप बताना। ठीक है, तो आपका ना ये राइबोसोम हो जाएगा, राइबोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहीं पे प्रोटीन सिंथेसिस होता है। देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे ही राइबोसोम होते हैं ना, राइबोसोम होते हैं ना, और राइबोसोम जहां पे होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं वो आप बताना। ठीक है, और जहां राइबोसोम होगा वहां पे क्या होंगे, प्रोटीन सिंथेसिस होगा। ठीक है, तो आपका गोल्जी अपरेटस माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होंगे, लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया ये भी नहीं होंगे। ठीक है, अब हम मूव करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन पे, है ना। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या होती है? व्हाट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ सेल? गर्मियां बहुत पड़ रही है जिसकी वजह से मुझे बार बार प्यास लग रहा है। ठीक है, मैं बाद में पी लूंगा। बस दो ही क्वेश्चन बचे हुए, मैं जल्दी से करवा लेता हूँ। ठीक है, चल ठीक है। तो जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? तो क्या होती है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, सबको पता है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ सेल, आप पहले ही पढ़ते हो। ऑर्गेन नहीं होंगे, ठीक है, टिश्यू नहीं होंगे, ऑर्गेनिज्म नहीं होंगे। स्टडी ऑफ टिश्यू क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी बोलते हैं, थोड़ा थोड़ा ना आप लोग ये लेते चलो। हिस्टोलॉजी किसे बोलते हैं, स्टडी ऑफ टिश्यू को, स्टडी ऑफ टिश्यू, स्टडी ऑफ टिश्यू को हम क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, उत्तक की उत्तक के अध्ययन को हम हिस्टोलॉजी बोलते हैं। ऑर्गेन क्या होते हैं ये भी हम देखेंगे, बहुत सारे ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। व्हाट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, उसे हम सेल बोलते हैं। ठीक है, हम लास्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं और हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है, ये देखो। जैविक झिल्ली, है ना, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स किसे किससे बनी होती है, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन किससे बनी होती है, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन किससे बनी होती है? अच्छा, मैं देखो ये क्वेश्चन आपके लिए नया लग रहा होगा, है ना। इसके मैं और भी दो नाम बताऊंगा, और जैसे ही दो नाम बता दूंगा तो आप ये क्वेश्चन को अच्छे से समझ जाओगे। तो मेरा काम क्या है, आपको क्वेश्चन को समझा देना, है ना। बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, इसे ही हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली, है ना, इसे ही बोलते हैं बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। अब आप बताओ प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज की बनी होती है? मैं बताया हूं, केवल लिपिड्स की नहीं, केवल प्रोटीन की नहीं, ओनली प्रोटीन नो, ओनली लिपिड्स नो, नन ऑफ द एबव नो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज की बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। तो आपका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स दैट आर स्पेसिफिक टू ईच स्पेसीज सेल टाइप एंड ऑर्गन। हिंदी में बोले तो लिपिड और प्रोटीन के विभिन्न संयोजन को प्रत्येक प्रजाति, कोशिका प्रकार और कोशिका अंग के लिए विशिष्ट होते हैं। ठीक है, लिपिड और प्रोटीन के बने होते, यही बस ऐसे ही लैंग्वेज दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका, ये तो बहुत ही लेटेस्ट है, ये बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछे गए हैं 2025 में। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, आज का क्लास आपको कैसा लगा आपको बताना है, और अब समय आ गया है आपसे विदाई लेने की। तो मैं आपसे इजाजत चाहता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर बहुत ही अच्छे लगे होंगे। ठीक है, उसके बाद मैं जाने से पहले आपको कुछ बताना चाहता हूं, आप जो है ना यहाँ पे हमारे टेलीग्राम
चैनल के लिंक दे रखे हैं, इसे आप स्कैन करोगे तो आप टेलीग्राम चैनल पे आ जाओगे, उसे फॉलो कर लेना। और इसके पीडीएफ भी अवेलेबल हैं, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और आपके जो भी क्वेरी हैं आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। तो आज के क्लास के लिए इतना ही, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्लास आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए हम जो है ना आपसे इजाजत लेते हैं और मिलते हैं एक अमेजिंग, एक इससे भी बेहतरीन लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ध्यान रखें। तब तक के लिए ओके, बाय बाय गाइस, नमस्ते फ्रेंड।